नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज की डेट है 5 अगस्त 2020 और आज के इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कल जो हमने डिस्कस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कल हमने हैबियस कॉर्पस के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको बताना है हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो कौन इशू कर सकता है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सोच लीजिए अपने आंसर को। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही हैबियस कॉर्पस रिट को इशू कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे डेली अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जो भी हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं वो उसका कंटेंट चाहते हैं आप, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर विद सौरभ सोलंकी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली के जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने आपको उसकी लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप इस लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वायरी आती है या कोई डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो फिर आप हमें कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ रिलेटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, एक रिसर्चर्स की टीम ने ये बताया है कि जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो रिस्क लाइन जोन में आ जाते हैं। किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट। यानी कि कोविड-19 उन लोगों को हार्म पहुंचा सकता है जिन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है और इंडिया में साल के 8 महीने सनलाइट प्रेजेंट होता है बहुत अच्छे अमाउंट में। इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होते हुए गुजरती है। तो इंडिया में जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। समझिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है ये। ठीक है, अब देखिए अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? आपको पता होगा विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपकी बोन्स जो है ना वो वीक हो सकती हैं। ठीक है, कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम काम करता है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो मसल मूवमेंट होता है उसको भी अच्छा करने का काम करता है कैल्शियम। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है जो मैसेज आपके नर्व सिस्टम कैरी करता है ना उसकी ठीक तरह से प्रोसेसिंग में। ठीक है, इंडिया में जो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए वो होना चाहिए 800 to 1000 यूनिट पर डे। इतना कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में डेली होना चाहिए, लेकिन इंडिया में कितना है? 300 to 400 के अराउंड। देखिए कितना कम है। और ये एक और बड़ी विडंबना की बात है कि इंडिया जो है वर्ल्ड के सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो इंडिया है मिल्क का, और मिल्क जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन उसके बावजूद हम सभी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा विटामिन डी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट में दे देगा आपको कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एंडोजिनसली यानी कि विद इन बॉडी। ठीक है ना, बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें सनलाइट से मिलती हैं। ये जो सनलाइट से हमें जो रेज मिलती है ना वो ट्रिगर करती हैं विटामिन डी की सिंथेसिस में ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है विटामिन डी का? तो हमने पहले भी देखा किस प्रकार से कैल्शियम और फॉस्फेट को ह्यूमन बॉडी में इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हमारी बोन्स को कमज़ोर होने से ये बचाता है। ठीक है, और क्या की रोल होते हैं विटामिन डी के? तो सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इनकी सेल की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ना 2 विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले विटामिन डी को अपना बढ़ाएं,
ठीक है ना, रोज़ सुबह सनलाइट एब्जॉर्ब करें, यानी कि रोज़ जो 9:30-10 बजे के पहले की जो धूप होती है उसको लें, और साथ ही साथ विटामिन सी उसका इंटेक भी बढ़ाएं, ठीक है। और विटामिन डी क्या करता है, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है ना आपकी बॉडी में, हो सकता है कि आपको लाल लाल कलर के पिंपल्स हो रहे हों, है ना, या तो फिर आपको सफ़ेद दाग हो रहे हो, या तो फिर आपको एलर्जी हो किसी प्रकार की, तो विटामिन डी जो है ना इस प्रकार के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, ठीक है ना, रिड्यूस करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप विटामिन डी पा सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट है, ठीक है ना। उसके अलावा फिशेज़, फिर एग्यूल्स, मीट, मिल्क, सीरियल्स, इन सब में भी विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इट इज़ रिलेटेड विथ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्या हुआ है रिसेंटली, आपका मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इन सब को इंटीग्रेट कर दिया गया है किस में, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर। हम आगे की स्लाइड में समझेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, ठीक है। उसके पहले हम न्यूज़ को और देखते हैं। तो इस स्कीम में जो बाकी के स्टेट हैं उनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश चल रही है, और बाय द एंड ऑफ मार्च 2021 बाकी के जो हमारे रिमेनिंग स्टेट हैं उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, तो देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए आपकी ये एक स्टेट है बिहार, ठीक है, और ये एक स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है ना, उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई, तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो बीपीएल के अंदर आते हैं, जितने भी लोग जो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड कराती है, या तो फिर बहुत कम पैसे में 1 रुपये 2 रुपये के रेट पर आपको अनाज मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक राशन कार्ड इशू करके देती है, राशन कार्ड आपको इशू किया जाता है। उस राशन कार्ड को लेकर आप राशन की दुकानों पे जा सकते हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, और वहाँ से राशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है ना कि ये जो राशन है आपको, वो आपको उसी स्टेट में मिलेगा जहाँ पे आपका राशन कार्ड बना हुआ है। जिस भी स्टेट में आपका राशन कार्ड बना हुआ है आप उसी स्टेट से राशन ले सकते हैं। तो इसके कारण जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स थे, आपको पता होगा कुछ माइग्रेंट लेबर काफ़ी सारे बिहार के होते हैं, वो महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं या फिर अलग स्टेट में भी, दूसरे स्टेट में भी जाके काम करते हैं। तो वहाँ पे उनको दिक्कत ये हुई कि अब वो राशन कार्ड दिखा के इस स्टेट से राशन नहीं ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कीम लेके आई। इस स्कीम में, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में, अब जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है वो उस राशन कार्ड को ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में दिखाकर राशन ले सकता है। तो ये पूरी स्कीम थी वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके बेनिफिट क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, सबसे पहला बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी आएगी और एफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं ना, उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। अभी आपको पता है पहले वो राशन नहीं ले पा रहे थे किसी और स्टेट में, अब वो किसी भी स्टेट में राशन कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे, ठीक है। अगली चीज़, आप सभी को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजीज हैं, वो हर एक कंट्री को अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030। उसका सेकंड गोल जो है वो है एंडिंग हंगर, ठीक है ना। तो इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहे हैं हंगर को ख़त्म करने के, उसको भी बूस्ट मिलेगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। आप सभी को पता होगा इंडिया की जो रैंकिंग है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत बेकार है, ठीक है ना। और बहुत बेकार क्यों है, इंडिया की जो रैंक है ना वो 102 है, टोटल कंट्रीज़ 117 में से। तो देखिए कितनी बेकार रैंक है इंडिया की। तो इसे भी हमें इम्प्रूव करना है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद एक्सपांशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। न्यूज़ में क्यों आई, क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण जो बहुत सारी फर्म्स थी, बहुत सारे बिजनेसेस थे या छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे, उन्होंने क्या किया था, लोन लिया हुआ था बैंक से, ठीक है ना, कोरोना से पहले। फिर क्या हुआ, कोरोना का आउटब्रेक हो गया और इनका जो बिज़नेस था वो ठप पड़ गया। अब इन्होंने जो लोन लिया हुआ था उस पर तो इंटरेस्ट लग ही रहा था, है ना, वो इंटरेस्ट तो इन्हें वापस करना था, लेकिन अब वो इसका इंटरेस्ट जो है वो वापस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को बेनिफिट
प्रोवाइड कराने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेके आई गई। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके जो इंटरेस्ट था उसकी डेट बढ़ा दी गई कि आपको इंटरेस्ट जो है अभी नहीं देना है, आप बाद में दे सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली क्या गया है, इसको एक्सपांड कर दिया गया है। ठीक है ना, अब आप और भी लोन चाहे तो ले सकते हैं, और आपका जो लोन होगा उसको कौन बियर करेगा, तो उसको पूरा बियर की, उसको जो गारंटी होगी वो कौन देगा, तो उसकी गारंटी देगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये जो कि आपका 100% गारंटी आपके लोन के ऊपर ले लेगी। ठीक है, इसमें बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो आपके MSMEs होती हैं या फिर जो नए नए स्टार्टअप हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड, जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पैसा उधार लिया है, या तो फिर ऐसे बैंक अकाउंट्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आते हैं, उन लोगों को इस स्कीम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और इसका जो टेन्यूर होगा वो 4 साल का होगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मोराटोरम पीरियड होता है। मोराटोरम पीरियड क्या होता है कि जब आपने लोन लिया ना, तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है ना, तो एक मोराटोरम पीरियड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस मोराटोरम पीरियड में आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना होगा। ठीक है ना, और वो कितने टाइम का होगा, वो होगा 1 ईयर का। यानी कि आपने जो लोन लिया है उसके ऊपर आपको 1 साल तक किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ ढोल कंजर्वेशन। ठीक है, क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों आया है, तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा प्लस द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट प्लस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की और पाया उसमें जो हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट हैं, इनमें हाई पॉपुलेशन है किसकी, डोल की। डोल क्या होता है, ये देखिए, ये एक इस प्रकार का जानवर होता है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप उसकी पिक्चर, ये है आपका डोल। ठीक है ना, तो इसकी पॉपुलेशन अच्छी है किन किन स्टेट में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अब हम थोड़ा डोल के बारे में समझते हैं। तो डोल जो है वो एक कार्निवोरस एनिमल है, वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू कैनाइन फैमिली। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है, तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये अच्छी खासी नंबर में पाया जाता है। ठीक है, इसको एशियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो हमारी IUCN की लिस्ट है ना, उसमें इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया है इसकी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो इंडिया ने डोल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था उसके शेड्यूल 2 में डाला है। ठीक है, उसके शेड्यूल 2 में आपको पता होगा इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो पहले 5 शेड्यूल्स हैं ना, उसमें एनिमल्स को डाला जाता है। ठीक है, और जो आखिरी 6वां शेड्यूल है उसमें जो आपकी प्लांट की स्पीशीज होती हैं उनको डाला जाता है। ठीक है, तो इसको शेड्यूल 2 में डाला गया है। शेड्यूल 1 में उन एनिमल्स को डाला जाता है जिनको हाई कंजर्वेशन प्रोवाइड है, जैसे कि टाइगर को शेड्यूल 1 में डाला गया है। ठीक है, और क्या किया गया है इंडिया में एक ब्रीडिंग सेंटर को डेवलप किया गया है। कहाँ पर, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर एक ब्रीडिंग सेंटर डोल के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट इन मणिपुर। क्या हुआ है, रिसेंटली वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया इस गोल्फ रिजॉर्ट का। कहाँ पर, मणिपुर में। तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पर, मणिपुर में। ये आपको याद रखना है इसकी लोकेशन, कहाँ पर ये तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट, मणिपुर में। ठीक है, अंडर विच स्कीम इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो आपकी जो स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, जो कि कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उस स्कीम के तहत इस रिजॉर्ट को इनॉग्रेट किया गया। अब ये स्कीम क्या होती है, अगर हम स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में समझें तो इसको लॉन्च किया गया था 2014-2015 में। ठीक है ना, इस स्कीम में 15 अलग अलग थीम बेस्ड सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि वो कौन कौन से सर्किट है, पहले हम ये समझते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल डेजर्ट, इकोलॉजिकल, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट है। इन सर्किट में होता क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं रामायण सर्किट का, तो रामायण सर्किट में क्या होगा, राम जी का जहाँ जन्म हुआ था अयोध्या में, वहाँ से लेकर जो भी उनके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं,
ठीक है ना, जैसे कि रामेश्वरम हो गया, नेपाल में हो गया जानकी मंदिर हो गया, उन सभी को एक सर्किट के तहत डेवलप किया जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। इस स्कीम में और भी जो इसके अलग अलग स्कीम इंडिया में चल रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे स्किल इंडिया मिशन हो या मेड इन इंडिया मिशन हो, उन सबको भी इसमें कोलैबोरेट किया जाएगा। क्या होगा देखिए समझिए, एट द एंड हमें इंडिया में टूरिज़्म को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इस नए वाले गोल्फ रिजॉर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये गोल्फ रिजॉर्ट गवर्नमेंट ने बना तो दिया, अब यहाँ पे टूरिज़्म को अगर हमें पॉपुलराइज करना है तो यहाँ पे हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ देनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे बस की फैसिलिटी होनी चाहिए। बस की फैसिलिटी के लिए रोड वगैरह आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टूरिस्ट के रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ बेसिक सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए और बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक होनी चाहिए, तो उन सबको भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ अयोध्या राम मंदिर, ठीक है। इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन में हमें नहीं जाना है, हमें इसका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना है, तो वो है नागारा आर्किटेक्चर। अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा उसको नगारा आर्किटेक्चर के तहत बनाया जाएगा। नगारा आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए इंडिया में जो है ना 2 प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं। पहला जो नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करता है उसे हम नगारा आर्किटेक्चर कहते हैं, और जो साउथ इंडिया में जिस प्रकार का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है टेम्पल आर्किटेक्चर, उसको हम द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसको राम मंदिर को नागारा आर्किटेक्चर के तहत बनाया जाएगा। नागारा आर्किटेक्चर में क्या होगा, जो टेम्पल होता है आपका उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम जागती कहते हैं या फिर चबूतरा कहते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में समझिए, ये देख रहे हैं आपको, ये जो पूरा टेम्पल बना है ना, एक ये रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इस टेम्पल को बनाया गया है। तो इस पूरे जो इसका नीचे बेस है उसको जागती कहते हैं, है ना, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है उसको जागती कहा जाता है। फिर क्या होता है इस टेम्पल में, इसकी विशेषता क्या होती है, तो वो इसके होते हैं ऊंचे ऊंचे शिखर, ठीक है ना, इसको हम शिखर कहते हैं। देखिए बहुत सारे शिखर हो सकते हैं एक टेम्पल में। इस टेम्पल में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं, ठीक है ना, और एक बड़ा सा शिखर होता है, ठीक है। इस बड़े से शिखर के नीचे होता है आपका गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, जो भी टेम्पल के भगवान होते हैं या डेइटी होते हैं, गॉडेस होते हैं, उसको गर्भगृह में रखा जाता है। एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे आपके भगवान होते हैं, ठीक है ना। तो इस टेम्पल का अगर एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आपके राम जी होंगे, उसको आसपास के एरिया को गर्भगृह कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है मंडप, इंपॉर्टेंट फीचर। मंडप क्या होता है, जो यहाँ पे तो आपके गर्भगृह है, यहाँ पे भगवान रखे हुए हैं आपके, उसके आगे जो स्पेस होता है ना, जो कॉरिडोर होता है, उसको मंडप कहा जाता है, ठीक है। फिर और क्या इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो देखिए नागारा आर्किटेक्चर में आपको बाउंड्री वॉल्स नहीं मिलती हैं देखने को, जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। अगर आप साउथ के टेम्पल्स को देखेंगे तो पूरे टेम्पल को एक बाउंड्री वॉल के थ्रू कवर किया जाता है, बड़ी सी वॉल बना दी जाती है चारों तरफ मंदिर के, और उसके सामने एक बहुत ऊंचा सा गेट होता है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन आपको नागारा आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ कोई भी वाटर टैंक टेम्पल प्रेमिसेस में नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पर होती है जो परिक्रमा आपकी होती है ना, मतलब कि जो भी डायटी होते हैं उनके चारों तरफ घूमना, है ना, आप चारों तरफ परिक्रमा लेते हैं, वो स्पेस अवेलेबल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ जो हमने डिस्कस किया उसके आपको नोट्स दे दिए हैं। गर्भगृह को हमने डिस्कस किया, गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डायटी होते हैं वो रेस्ट करते हैं यहाँ पर। मंडप होता है जो एंट्रेंस के साथ जो हॉल होता है, खाली स्पेस होता है मंदिर में, उसको मंडप कहा जाता है। शिखर होता है, यहाँ देखिए ये शिखर है आपका, ऊंचा सा शिखर, ठीक है। शिखर के पीछे ही यहाँ पे ध्वज लगा होता है, आप देख पा रहे होंगे ध्वज को, ये आपका ध्वज लगा हुआ है, ठीक है। और क्या होता है, वाहन। देखिए जो भी आपके डायटी होते हैं ना, उनका कोई ना कोई वाहन होता है। जैसे कि अगर हम शिवलिंग लें, मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे ये शिवलिंग है, उसके बाहर एक उनका नंदी वाहन होता है। वैसे ही अगर हम गणेश का मंदिर लें तो उनका जो वाहन है मूसक या फिर माउस, वो होता है। तो वाहन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं
नगाड़ा आर्किटेक्चर के। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विथ पायरोलिसिस। देखिए पायरोलिसिस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि इन द कंटेस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। यानी कि पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन इनमें से किस का पार्ट है ना। तो पहला ऑप्शन था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल, क्या ये इसके अंदर है? या तो फिर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, क्या ये इस प्रकार का कुछ है इसका लेना देना? या हाइड्रोजन फ्यूल्ड बेस्ड ऑटोमोबाइल, और ऑप्शन डी था वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो वो सोच के रखिए। उसके पहले, इसका आंसर बताने से पहले हम इस टेक्निक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये टेक्निक न्यूज़ में क्यों आई? रिसेंटली क्या हुआ आपको पता होगा, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं आपके, जो पीपीई किट हैं, ठीक है ना, उनकी मदद से उनको एक पूरी प्रोसेस के थ्रू हम उनसे लिक्विड फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं। इसी कारण ये न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक होगी जिसके थ्रू हम पीपी किट से लिक्विड फ्यूल को बनाएंगे? लिक्विड फ्यूल यानी क्या? जैसे कि पेट्रोलियम होता है ना आपका फ्यूल, उसी प्रकार का फ्यूल। तो कौन सी टेक्निक के थ्रू हम इस फ्यूल को बनाएंगे? तो वो होगी आपकी पायरोलिसिस टेक्निक। ठीक है, पायरोलिसिस टेक्निक क्या होगी यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये पायरोलिसिस प्लांट होगा पूरा। ठीक है ना, यहाँ देखिए, ये आपका पूरा पायरोलिसिस प्लांट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम पीपीई किट को इस पूरे के पूरे पायरोलिसिस प्लांट में डाल देंगे। ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या होगा, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि इस प्लांट का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है ना, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। और डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है, इसी कारण डिकम्पोजिशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती तो कंबशन होता, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो ये काम किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पायरोलिसिस की रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया है इस डायग्राम की मदद से। जो वेस्ट आपके मटेरियल होंगे उनकी मदद से हम फ्यूल को जनरेट करेंगे पायरोलिसिस प्लांट में। और कौन सा मटेरियल है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो वो आपका जो पैकेजिंग वेस्ट होता है, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या पेपर मिल वेस्ट होता है, उन सब का भी यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, इनकी मदद से कार्बन ब्लैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन ब्लैक जो है उसको भी बनाया जा सकता है। और कार्बन ब्लैक जो है वो एक रिप्लेसमेंट होता है कोल का। ठीक है, तो ये हमने पूरा पायरोलिसिस के बारे में डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो बताइए, जो पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? क्या वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड है? नहीं, इससे नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया। क्या वो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है? नहीं। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल है? नहीं। क्या है ये? वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक है। हम वेस्ट मटेरियल की मदद से फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा डिस्कशन। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।